Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. Question number 1. Explain any one method of crop production which ensures high yield. तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन का कोई एक मेथड बताना है जिससे हमें बहुत ही हाई यील्ड मिलती है। तो हम दो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग में हमें इम्प्रूव्ड वेराइटीज मिलती हैं किसी भी क्रॉप्स की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक की हमें पता है कि हमें जो दाने मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और दूसरे का फायदा प्लांट का ये है कि जो उसकी सीड्स है ना, मतलब जो एंड प्रोडक्ट है, जो खाना जो फाइनली हम खाएंगे वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अगर हम राइस की बात करें तो एक जिसमें हमें बहुत सारे दाने मिल रहे हैं और दूसरा जो राइस बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो हम दोनों को क्रॉस ब्रेड कराएंगे, दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए उनको आपस में ब्रीड कराएंगे, और उससे हमें मिलेगा क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा एक डिजायर्ड प्लांट जो हमें बहुत सारा खाना देगा, जो बहुत सारे राइस देगा। ठीक है, सो इट improves the variety of crops by breeding plants, and plants of desired traits, they are picked and they are hybridized or they are crossbred. ओके, देन कमिंग ऑन टू क्रॉप रोटेशन। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें तो वो क्या होता है, दीज आर द लेग्यूम क्रॉप्स। कोई भी एक लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो हम सो कर देते हैं बिटवीन द टू सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स। मतलब हमने एक क्रॉप उगाई, दूसरी क्रॉप उगाई, दोनों को नाइट्रोजन चाहिए, बहुत सारी चाहिए। ठीक है, हर प्लांट को ही चाहिए होती है। तो उसके बीच में, दोनों क्रॉप्स के बीच में, दोनों सीरियल क्रॉप्स के बीच में हम लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करेंगे। उससे क्या होगा, उसके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में क्या होता है, उनके रूट्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और यू कैन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। तो अब सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट क्रॉप हम उगाएंगे तो उसको खूब सारे नाइट्रोजन मिलेगी और वो अच्छे से ग्रो करेंगे और हमें हाई यील्ड देंगे। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल व्हिच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, is maintained is wrong. This helps in giving higher yields of crops. Simple and understandable. तो जो भी आपको अच्छा लगता है, और भी methods हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख देना। Okay? Question number 2. Why are manures and fertilizers used in fields? Manures और fertilizers क्यों यूज किए जाते हैं फील्ड्स में? तो सबसे पहले अगर हम manures और fertilizers की बात करें तो ये क्या होते हैं, अगर manures क्लास 8 में पढ़ा था हमने। manures क्या होते हैं, manures ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। fertilizers क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे एनरिच द सॉइल क्वालिटी एंड दे इम्प्रूव द यील्ड। तो वो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और जो सॉइल, जो हमारा क्रॉप की यील्ड है वो इम्प्रूव करते हैं। देन दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीजेस। कौन, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देन दे रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब ये सॉइल में, जैसे हम लगातार एक फील्ड पे क्रॉप्स उगाते हैं तो उस सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, तो उनकी उस सॉइल की फर्टिलिटी को या उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। देन इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड। तो वो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो भी चाहिए प्लांट्स को वो इन मैन्योर्स में और फर्टिलाइजर्स में होता है, और इनकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उन्हें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो फाइनली हमें एक अच्छी यील्ड देते हैं, अच्छी फसल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
What are the advantages of intercropping and crop rotation? तो intercropping और crop rotation की advantages बतानी है। तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि intercropping और crop rotation में फर्क क्या है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एक फील्ड है, तो इसमें हम दो तरह की क्रॉप्स एक ही टाइम पे ग्रो करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली वी विल ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसमें ए क्रॉप ग्रो करेंगे और इसके बाद बी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही तरह की क्रॉप हम ग्रो करते जाएंगे। तो दिस इज इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस। इंटरक्रॉपिंग से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि दो जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। मान लो एक ए क्रॉप है जिसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और दूसरी है हमारे पास कोई लेग्यूमिनस क्रॉप हमने ग्रो की है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करेगी, वो सॉइल को रिच कर देगी नाइट्रोजन के साथ, और वो नाइट्रोजन किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी प्लांट ए को, क्रॉप ए को, ठीक है। देन हाई यील्ड इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि दोनों क्रॉप्स को अलग अलग की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, तो इससे जो क्रॉप यील्ड है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। देन इट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स लेबर, ठीक है, एक ही बार में हमने दो तरह की क्रॉप्स ग्रो कर दी, तो अब हमारा टाइम भी सेव हुआ और हमारी लेबर भी सेव हुई। देन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अफेक्टिंग ऑल द क्रॉप्स, ठीक है, कोई भी अगर एक ऐसी डिजीज है जो सिर्फ एक क्रॉप को होती है, अब क्योंकि हमने इस फील्ड में ए क्रॉप भी उगाई है और बी भी ग्रो की है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि एक डिजीज आई जिसने ए क्रॉप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन वो बी को वो कुछ नहीं करती थी, तो इससे हमारे पास जो एक क्रॉप बी है वो बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी फील्ड की पूरी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली, एक ही फील्ड पे एक साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उसके बाद अगेन इट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, पहले एक क्रॉप थी जिसको नाइट्रोजन चाहिए थी, उसने पूरी नाइट्रोजन ले ली सॉइल से, अब हमारी सॉइल कहीं ना कहीं नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गई। अब हमने अगली क्रॉप ग्रो की जिसमें जो कि एक लेग्यूमिनस क्रॉप थी, और उसने क्या किया, उसने सॉइल की जो नाइट्रोजन थी उसको रिप्लेनिश कर दिया। सो दिस इज हाउ इट विल इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। देन इट अवॉइड्स डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, अब ये एक तरह के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से डिप्लीट होने से बचाती है। देन इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वीड्स, ये वीड्स को कंट्रोल करती हैं। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, वो हमारी क्रॉप्स से compete करते हैं एयर के लिए, ठीक है, फिर सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए। तो क्रॉप रोटेशन से जो वीड्स हैं वो भी कंट्रोल की जा सकती हैं। सो दिस इज हाउ this is how crop rotation and intercropping are advantageous to us. Okay, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है, जेनेटिक मतलब वी आर समवेयर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जीन्स, ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि हम प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 2 हमने अलग अलग तरह के प्लांट लिए, एक में जो नंबर ऑफ सीड्स थे ना वो काफी आ रहे थे, जैसे राइस की बात करें तो एक में हमें दाने बड़े सारे मिल रहे थे, और दूसरे का क्या था कि उसका जो दाने थे ना वो न्यूट्रिशियस बहुत थे, तो हमने उन दोनों को आपस में ब्रीड करा दिया, ठीक है, हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन करा दी। तो क्या होता है कि हम
जो डिफरेंट क्रॉप्स है उनको हम स्टडी करते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट जीन्स हैं, जैसे जीन फॉर न्यूट्रिशन, हम उसको लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने डिजायर्ड प्लांट में, या फिर जीन जिससे कि ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स हमें मिल रहे हैं, हम वो सिलेक्ट करते हैं. सो व्हाट डू वी डू? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन in an organism from other organism in order to obtain a desired crop. तो हम एक प्लांट से A से हमने एक डिजायर्ड जीन लिया, उसको हमने B में डाल दिया, ठीक है. सो वी टुक अ डिजायर्ड जीन फ्रॉम A एंड वी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अदर वेराइटी दैट इज B, और इससे हमें मिला एक डिजायर्ड क्रॉप, एक डिजायर्ड प्लांट जिसमें सीड्स भी अच्छे आ रहे हैं और उसमें जो न्यूट्रिशन लेवल है उन सीड्स में वो भी बहुत ज्यादा है. सो दिस इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन वेराइटी इनटू द अनदर, ठीक है. देन यूजफुलनेस, क्या यूजेस है, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. क्या आपको लगता है कि क्यों यूजफुल होंगे? बड़े ही सिंपल है, जैसे कि इससे हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और हमें यील्ड भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, जैसे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था. देन उसके बाद जो डिजीज रेजिस्टेंस है प्लांट्स में वो भी कम हो रही है. अब ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि ये दो प्लांट्स हैं, दोनों मतलब जैसे दोनों वीट हैं, लेकिन इसको ना ए प्लांट जो है, ठीक है, आई राइट हियर, तो ए प्लांट है और बी प्लांट है, तो ए में क्या हुआ, ए में एक डिजीज है जो इस प्लांट को अफेक्ट कर रही है, जिससे इसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है. वहीं पर सेम डिजीज है तो वीट प्लांट ही है बी भी, लेकिन इसको अफेक्ट नहीं कर रही है, तो इससे हम डिजीज रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं प्लांट्स में. एक डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करके, ऐड करके एक दूसरी वैरायटी में हम डिजीज रेजिस्टेंस भी ला सकते हैं प्लांट्स में. देन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट में वो हम ला सकते हैं. हम दोनों प्लांट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों में हैं, ठीक है. दोनों के अच्छे और बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स को साइड पे निकालेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे हमने कहाँ से कहाँ को जीन इंट्रोड्यूस करना है. तो फिर हम इंपॉर्टेंट जीन्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ऐड करते जाएंगे दूसरे में, एक न्यू वैरायटी में. देन बेटर अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, क्योंकि अब हमने इतनी स्टडी की है उसके ऊपर, डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ लिया, उसकी प्रोडक्टिविटी पढ़ ली, उसकी क्वालिटी पढ़ ली, तो उससे हमें उसमें हम बेटर अडेप्टेशंस भी देखेंगे. अपनी नई जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी होगी उसमें हम देखेंगे कि जो एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेबिलिटी है वो भी बेटर होगी. जैसे कि अगर आपको याद हो या अभी तक शायद नहीं पढ़ा हो, बीटी कॉटन. अब बीटी कॉटन एक इम्प्रूव्ड, एक हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी है कॉटन की, जिसमें कि क्या है, इसमें बीटी कॉटन में है हमारे पास बैक्टीरियल जीन्स, ठीक है, बैक्टीरियल जीन्स हैं इसमें जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट्स. क्योंकि जो कॉटन प्लांट है ना, इट इज ऑल्सो अटैक्ड बाय मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स, तो उन इंसेक्ट्स से कॉटन प्लांट्स को बचाने के लिए हमने उनमें बैक्टीरियल जीन्स इंसर्ट करवाए, ठीक है, सिंपल. देन बहुत सारे ऐसे और भी प्लांट्स हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कैबेज, राइस, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने हाइब्रिडाइज करके उनकी बेटर वेराइटीज बनाई हैं. सो दिस इज हाउ जीन मैनिपुलेशन इज हेल्पफुल, इज यूजफुल टू अस, ठीक है. चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर. तो स्टोरेज ग्रेन लॉसेस का मतलब कि कैसे जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं ना, वो कैसे खराब हो जाते हैं. अब हमने बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज की, हमने जीन मैनिपुलेशन भी कर ली, हमें अच्छी यील्ड भी मिल गई, अच्छी क्वालिटी भी मिल गई, बहुत अच्छी हमारी फसल होगी, हमने उसको काटा. अब हमारा काम है उसको स्टोर करने का. तो स्टोर करने से पहले याद करो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें जो हमारे पास सीड्स आए हमें उनको अच्छे से ड्राई करना पड़ता है, ताकि उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट ना रह जाए, क्योंकि पानी उनको खराब कर सकता है. दूसरा, जब हम उनको स्टोर करेंगे तो हम क्लीन वेसल्स में करेंगे, ठीक है. तीसरा, कि अब जब वो स्टोर हुए हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी पानी, इंसेक्ट्स
एनिमल्स उन तक ना पहुंच पाए। अगर इनमें से कोई भी पहुंचा तो सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बायोटिक फैक्टर्स मतलब बायो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लिविंग, तो लिविंग फैक्टर्स जैसे कि रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, ये सब खराब कर सकते हैं हमारी फसल को। तो हमें इनसे दूर रखना है और ये हैं जो हमारी फसल खराब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब हुआ नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर, ठीक है, जो हमें सुखाना है अच्छे से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड फ्लड्स, ये सारी चीजों से हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना है, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स? तो कैसे अच्छे एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस फार्मर्स को हेल्प करते हैं? तो सबसे पहली बात कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है, ठीक है, तभी हम इसके बेनिफिट्स बता पाएंगे फार्मर्स के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री होती है टेकिंग प्रॉपर केयर और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एनिमल्स। जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, उनको रहने की साफ जगह दी जाती है, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उनकी फीड का ध्यान रखा जाता है। अगर उनको कोई बीमारी हो जाए तो वेटनरी डॉक्टर से उनकी ट्रीटमेंट कराई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें फार्मर्स को कैसे बेनिफिट करती हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस एंड प्रॉपर शेल्टर इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनिमल्स। अब अगर एक हेल्दी एनिमल होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन अगर वो एक हेल्दी एनिमल है तो वो अच्छा दूध भी देगा, एग्स भी मिलेंगे, मीट, मतलब जिस भी पर्पस के लिए उसको रेज किया जा रहा है या उसकी केयर की जा रही है, उसके लिए उस पर्टिकुलर चीज में उनकी यील्ड जो होगी वो भी अच्छी होगी। देन इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब क्योंकि हम उनको अच्छे से रेज कर रहे हैं तो हमारे पास अच्छी ब्रीड्स आएंगी उन एनिमल्स की, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ केटल फार्मिंग? तो केटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो पहली चीज, केटल के लिए एक तो हमें हाई यील्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क मिलता है अगर हम केटल्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्शन ऑफ बेटर ब्रीड्स ऑफ केटल, हमारे पास जो ब्रीड्स हैं केटल की वो भी हमें अच्छी मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हमें पूछे हुए हैं और इतने ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको अगर और कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बेटर ब्रीड्स हमें मिलेंगी, बेटर मिल्क की क्वालिटी और बेटर मिल्क की यील्ड हमें मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग? तो इन तीनों में अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो क्या कॉमन है? सबसे पहले क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे आर अडॉप्टेड फॉर पोल्ट्री, fisheries and beekeeping. So it is very important to take care of the food requirements, ठीक है। इन सब की food requirements का ध्यान रखना is very important। और एक और चीज दैट इज प्रिवेंटिंग अगेंस्ट डिसीजेस, तो डिजीजेस से भी इनको प्रिवेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम। डिजीजेस से बचाना है, इनके खाने का ध्यान रखना है और जो क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं वो इन तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर, फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? तो तीनों कहीं ना कहीं पानी से, फिशेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं तीनों में फर्क क्या है। सबसे पहले है कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग का क्या मतलब है? जो ये वर्ड्स बोल रहे हैं वही इसका मतलब है। टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग फिशेस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सी, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो
फिशेस को कैप्चर करना उनके नेचुरल सोर्स है, दैट इज कैप्चर फिशिंग, सिंपल। देन कमिंग ऑन टू मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या है? सी दिस वर्ड मैरी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। सो कल्चरिंग ऑफ मरीन फिशेज, MARI, ठीक है। सो कल्चरिंग ऑफ मरीन फिशेज लाइक प्रॉन्स, ऑयस्टर्स एंड मरीन वाटर, इन मरीन वाटर फॉर कमर्शियल यूज। तो मरीन वाटर में ही प्रॉन्स की, ऑयस्टर्स की, मरीन फिशेस की कल्चरिंग को हम बोलते हैं मैरीकल्चर। और इसके लिए जो डिवाइसेस हैं जैसे कि एको लोकेटर्स, देन सैटेलाइट्स, दे आर यूज्ड टू फाइंड दीज फिशेस, ठीक है। सो दीज डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट इन मैरीकल्चर। देन कमिंग ऑन टू एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है? दोनों तरह के फिशेस, कैप्चरिंग ऑफ फिशेस बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, मतलब मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिशेस को कैप्चर करना इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। बहुत ही सिंपल था, राइट? तो तीनों डेफिनेशंस, तीनों के मतलब आपको पता होने चाहिए और इनके नाम में ही इनके मतलब है। Okay, so with this we finished the complete NCERT solutions of class 9 science. तो I hope हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।